हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये हमको समझना है। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहिए कि किसी क्लोज सरफेस से जो लाइंस पास हो रही है, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर वो नॉर्मली या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो इस केस में उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम उस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म से डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे हैं ये समझिए। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है हमारे पास। फाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है, और डी फाई यहाँ पे किसी स्मॉल सरफेस एरिया के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बच्चों डी फाई इक्वल टू हमने क्या लिखा है, आप देखते हैं। तो डी फाई को हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर स्मॉल फ्लक्स से। तो देखिए आप, स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, तो हम इसको ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डी एस वैक्टर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ डी एस वैक्टर है स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया वेक्टर क्या होता है ये हमेशा याद रखिएगा। किसी सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया वेक्टर, जो आपको डायग्राम में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया वेक्टर, डीएस वेक्टर। बच्चों ध्यान रखिएगा। अब अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर में अगर हैं तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ई मैग्नीट्यूड डी एस कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ टीटा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर आप डायग्राम में देखें तो हमने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया अकॉर्डिंग टू फिगर, इस डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि सरफेस प्लेन के परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे वो डी एस वेक्टर होगा। तो इन दोनों के जो बीच का एंगल बच्चों हमने ड्रॉ किया है, दैट इज थीटा। तो ये देखिए आप कि अगर हमको किसी भी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो हम ई डी एस कॉस थीटा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है तो बच्चों फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर आप देखें डायग्राम में, यहाँ पे देखें इक्वेशन में, तो हमने क्या करा है, डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिया है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, फाई होगा। और ये क्लोज इंटीग्रल का साइन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोज का मतलब यहाँ पर है कि सरफेस क्लोज हम ले रहे हैं, और सरफेस क्लोज ही होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन जो है आपको दिख रहा है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के काम आता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बन गया अपने पास, वो बन गया फाई टोटल इक्वल टू ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है पर्टिकुलर। फिर भी हम कई बार फ्लक्स को आउटगोइंग और इनकमिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे। इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ पर, हम आपको बाद में बताएंगे किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन अभी आपको ये ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन में हमने लिखा है M1 L3 T-3 और A-1। ये कैसे निकाली हम इसको अर्लियर डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्पेशल केसेस टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम देख रहे हैं अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, या फिर ई वेक्टर और डी एस वैक्टर पैरेलल हो, तो क्या होगा। तो बच्चों अगर ई और डी एस वैक्टर पैरेलल हो तो हम देखते हैं कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 होने पर कॉस 0 की वैल्यू बच्चों कितनी जाती है, 1 हो जाती है। और अगर आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो नंबर आ रहा है ई डी एस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है इसलिए। तो हम कह सकते हैं फाई मैक्सिमम इक्वल टू ई डी एस। बच्चों ये बात बहुत ध्यान रखनी है, सच पॉजिटिव फ्लक्स इज सेड टू बी आउटगोइंग फ्लक्स। ऐसा फ्लक्स
हम क्या कह सकते हैं ऐसे फ्लक्स को? हम आउट गोइंग फ्लक्स, मतलब साफ है यहाँ पर ds वेक्टर के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी केस में हम बोलते हैं आउट गोइंग फ्लक्स, मतलब फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के थ्रू बाहर निकल रही है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो बच्चों ये पहला स्पेशल केस है। दूसरा केस हम देखें तो इस केस में हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर ds। अगर ई और ds परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री पे हम जानते हैं cos 90 डिग्री 0 होता है बच्चों। तो इस केस में कभी भी कोई फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ये बच्चों ध्यान रखने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी देखिए हमने यहाँ राइट साइड ही लिया है और ds वेक्टर अब इस बार 90 डिग्री पे हो गया है क्योंकि हमने सरफेस को रोटेट कर दिया है। तो रोटेट करने में केस है हमारा वो केस है अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। ये भी बहुत स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो हम देखते हैं यहाँ पर ई डी एस कॉस 180। आप जानते हैं बच्चों कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? तो कॉस 180 की वैल्यू बच्चों -1 होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ई डी एस को तो माइनस ई डी एस आ जाएगा, जो सिंपली सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाह रहा है कि सच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेड टू बी इनकमिंग फ्लक्स। मुझे यहाँ माइनस का साइन देखकर आप ये मत कीजिएगा कि फ्लक्स की ये वैल्यू मिनिमम है, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम वैल्यू सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है, इस केस में भी फ्लक्स मैक्सिमम ही है। क्यों है आप देखिए, इस बार फ्लक्स आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जा रहा है, इनकमिंग हो गया है। तो क्यों इनकमिंग क्यों हो गया है? अगर आप देखें तो ds वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ds वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा फ्लक्स बच्चों क्या कहलाता है? इनकमिंग फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। इसके बाद हम एक एग्जांपल से आपको फ्लक्स निकालना समझाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर आप देखें cylinder is placed uniform electric field E vector such that its axis is along electric field, show that total electric flux through the cylinder is 0। बच्चों यहाँ पर एक सिलेंडर गिवन है हमको और यहाँ पर हमको सिलेंडर से क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो एक्सिस के अलोंग है, आप देख रहे हैं इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो वो एक्सिस के अलोंग होगा, राइट साइड, राइट डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो अगर हम ds वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगर हम ds वेक्टर की फॉर्म में, तो आराम से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमने मान लिया इसका पहला सर्कुलर एरिया जो लेफ्ट वाला सर्कल है उसके लिए S1 एरिया है, दूसरा जो राइट वाला सर्कल है उसके लिए S2 एरिया है, और तीसरा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्व सरफेस, ये हमने बच्चों मान लिया S3। ये ध्यान रखने की बात है। S1 लेफ्ट हैंड circular part, S2 right hand circular part and S3 curve surface part of the cylinder। तो इस तरह से हम सिलेंडर को 3 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा राइट साइड ही होगा, ये ध्यान रखने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही राइट साइड होगा अलोंग द एक्सिस। बच्चों अब ds वेक्टर अगर हम निकालें तो S1 के लिए ds वेक्टर किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं ds वेक्टर 1। इस तरह से अगर हम देखें तो ds2 किधर होगा? राइट साइड होगा, ds2 इस तरह से। तो बच्चों आप देख रहे हैं S1 S2 S3 के बाद हमारे पास डायरेक्शंस आ गए। ds1 का डायरेक्शन आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड आ गया हमारे पास ds2 का डायरेक्शन। अब इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि ds3 जो कर्व सरफेस वाला पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके लिए सरफेस एरिया किधर होगा? सरफेस एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बच्चों? ये ध्यान रखने की बात है। बच्चों हमेशा ये याद रखिए कि कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर के लिए हमेशा उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। अगर एक्सिस एक्स एक्सिस में है सिलेंडर की तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया वेक्टर अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया वेक्टर की तो वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, या तो वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में। बच्चों ये ध्यान रखना है। तो हमने मान लिया ds3 का डायरेक्शन बच्चों वाई एक्सिस में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी राइट साइड है और ds3 अपवर्ड डायरेक्शन में हमने कंसिडर कर लिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं cos 90 हो जाएगा।
और बच्चों थर्ड वाले केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 90, EDS cos 90। आप जानते हैं EDS cos 90 में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उस पार्ट से कभी भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो S3 कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो EDS cos 0 पॉजिटिव होगा, जबकि EDS cos 180 नेगेटिव होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इस तरह से हम देखेंगे टोटल फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सिलेंडर के लिए कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। थैंक यू।